वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, हिंदी से संबंधित है यह। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे और उसके बाद प्रस्तुत पाठ में क्या वर्णन है, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सारण जिला बिहार में, गांव था जीरादेई। तो ये अक्सर पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार जीरादेई गाँव में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था महादेव सहाय और वे फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। साथ ही साथ जो है पहलवानी और घुड़सवारी के भी शौकीन थे, जिस कारण से इन्होंने जो है अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी इसकी शिक्षा इन्होंने दिया था। अगर हम बात करें कि राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, तो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था वह छपरा हाई स्कूल में इसका नामांकन किया गया था 8वीं दर्जे में और इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। और उसके बाद जो है 1902 ईस्वी कलकत्ता में जो है इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम पास किया था और रिजल्ट इनका फर्स्ट क्लास रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि ही स्टूड फर्स्ट इन ऑल एग्जामिनेशन, मतलब राजेंद्र प्रसाद ने जो है प्रत्येक परीक्षा में पहला ही स्थान प्राप्त किया था। और 1981 ईस्वी में कलकत्ता में ही जो है ये वकील दल में शामिल हुए थे और इन्होंने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो है आईए, इंटर ऑफ आर्ट्स एंड बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से। और बाद में वकील दल में भी इन्होंने ये शामिल हुए थे जो था 1981 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता में ही था। और उसके बाद हमारे बिहार में उस समय पटना जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। अक्सर पूछ दिया जाता है प्रश्न कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में जब हुआ तो वो जो है कलकत्ता से चल कर के बिहार पहुंच गए, यहीं पर उन्होंने वकालत शुरू की। अगर उनका राजनीतिक जीवन देखा जाए तो काफ़ी उत्कृष्ट रहा राजनीतिक जीवन। उन्होंने जो है बंग भंग आंदोलन में मतलब भाग लिया। जब ये छात्र ही थे तभी से जो है भारत में जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए उनका राजनीतिक करियर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी उत्कृष्ट रहा। और बाद में जो है जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ सन 1950 ईस्वी में, तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी हुए और उनका निधन अगर हम देखें तो 28 फरवरी 1983 ईस्वी को हो गया था। तो ये कुछ परिचय था। तो इन्होंने जो है लिखा है भारत का पुरातन विद्यापीठ जो कि नालंदा है। तो सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे कि इन्होंने जो है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा में क्या बताया है और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी हम लोग उत्तर करेंगे और इससे सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आप जानिए कि इसका कुछ परिचय हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए आपको हम एक शॉर्ट वे में बताएंगे ताकि जो आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित एक निबंध है और जिसमें जो है उन्होंने नालंदा को जो है गौरवशाली अतीत के रूप में प्रकट किया है। नालंदा जो है ज्ञान के क्षेत्र में एशिया महाद्वीप का जो है महाद्वीप में अद्वितीय था। लगभग जो है 600 वर्ष तक नालंदा जो है एशिया का एक चैतन्य केंद्र बना रहा, अर्थात शिक्षा का केंद्र बना रहा। तो ये कुछ मूलभूत चीज़ें थी। आगे देखिए इनका अगर परिचय देखें, नालंदा का परिचय देखें तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर से नालंदा जो है 7 मील उत्तर की ओर बसा है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नालंदा कितनी दूरी पर है मगध से, तो मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा राजगृह, जिसको हम लोग गिरिव्रिज ब्रिज भी कहते हैं। तो वहाँ से 7 मील उत्तर की ओर जो है नालंदा बसा हुआ है और नालंदा का प्राचीन इतिहास जो है भगवान बुद्ध और महावीर के समय तक जाता है। यहाँ पर जो है देश विदेश के कई छात्र उस समय शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से यहाँ आते थे और ऐसा माना जाता है कि नालंदा में लगभग 1500 शिक्षक और 10,000 विद्यार्थी था। और उनमें जो है जो विदेश से आए थे नालंदा पढ़ने के लिए, जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, उनमें से चीन से जो आया था वो था फाहियान और युआनचांग नामक यात्री जो है चीनी यात्री भारत आए थे
और ये कब आए थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। अक्सर पूछ दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युआनचांग और फाहियान कब भारत आए थे? तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। और जो है हर्षवर्धन के काल में नालंदा अपनी जो है उन्नति के शिखर पर था। नालंदा का शिक्षाक्रम बड़ी ही व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था और उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। उस समय के तत्कालीन विद्वानों में योग शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान जो थे वे शीलभद्र माने जाते थे। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जहाँ पर कि कलात्मक शिक्षा दिया जाता था और जिसमें अपना प्रभाव यानी कि जिसने जो है अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा साथ ही साथ जो है नालंदा कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का प्रमुख केंद्र होने के कारण आज भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे राजेंद्र प्रसाद ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रमुख चीज़ों का वर्णन प्रस्तुत पाठ के माध्यम से किया है। तो ये तो रहा नालंदा के बारे में कुछ जानकारी। ये मैंने आपको एक ब्रीफली बताने का प्रयास किया कि नालंदा में क्या था। तो योग का शिक्षा दिया जाता था, हेतु विद्या का शिक्षा दिया जाता था। साथ ही साथ कोई यदि प्रवेश करते थे नालंदा में तो उसका द्वारपाल जो होता था वही उसका टेस्ट एग्जाम लिया जाता था। तो काफ़ी ये एक उत्कृष्ट था और बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें 3 से 5 लाख पुस्तक था और जलते जलते इसको 6 महीना लग गया था जलने में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो कि नालंदा से ही संबंधित है। तो चलिए आपसे मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बारी बारी से पूछने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? तो मैंने आपको बताया कि भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की जो विधा है वह निबंध है, यानी कि एक निबंध है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जो कि डी.आर. राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर और मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो नालंदा में हुआ था। युआनचांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है, तो ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नालंदा का जो विकास हुआ खास करके जो है भगवान बुद्ध ने कहा, मतलब जो भगवान बुद्ध थे उन्हीं के द्वारा संभव हुआ। और नालंदा का जन्म जो है किसके उदार दान से हुआ? अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो नालंदा का जो उदार मतलब जो है विकास हुआ वह तत्कालीन वहाँ की तत्कालीन जनता के कारण से हुआ। अगला प्रश्न है नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? तो अगला प्रश्न है कि नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? तो बिहार में है यह। नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए हैं? तो ये भारत के इतिहास के गौरव गाथा को समेटे हुए हैं। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा में एक शांति स्तूप था। नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन यहाँ पर दिए जाते थे और उसी से यह जुड़ा हुआ था। नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? तो सारीपुल का ऐसा दिया गया है प्रस्तुत पाठ में। फाहियान कहाँ का यात्री था? तो फाहियान चीनी यात्री था, मैंने आपको बताया था। फाहियान और युआनचांग मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच है? तो 5 पर्वतों के बीच बसा हुआ था। मगध की राजधानी कहाँ बसी? तो मगध की राजधानी पहला जो प्राचीन राजधानी था वह था गिरिव्रज। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार गिरिव्रज के आसपास ही था। तो महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावास किया था? तो महावीर ने जो है नालंदा में 14 वर्ष तक वर्षावास किया था। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? तो कला का भी यह केंद्र था। नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? तो कमलजीत नामक एक व्यक्ति था जो तिब्बत गया था। किस सम्राट के समय युआनचांग भारत आया था? तो मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन के समय में युआनचांग भारत आया था। अगला प्रश्न है कि नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? तो नालंदा जिला में है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? तो राजगृह है, मैंने बताया था आपको। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है? तो नालंदा जो है हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखलाई पड़ता है? तो महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। यह पाठ किस व्यवस्था को पेश करती है? तो शिक्षा व्यवस्था को यह प्रस्तुत पाठ पेश कर रही है।
महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना की गई? तो ये क्वेश्चन है परिचय संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र के कौन से स्थान का राष्ट्रपति हुआ, मतलब प्रथम भारतीय गणतंत्र का कौन सा प्रथम राष्ट्रपति हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। इसके पहले वे कलकत्ता में वकालत का काम कर रहे थे। जब पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वहाँ मतलब पटना आ गए। प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी थी? दोहरी प्रोन्नति उसको दी थी, क्योंकि छपरा के हाई स्कूल में जब उनका एडमिशन किया गया और अच्छा रिजल्ट रहा तो उनको दोहरी प्रोन्नति करवा दिया था। अगला प्रश्न है कि उनके पिता का नाम क्या था? तो महादेव सहाय। और राजेंद्र प्रसाद ने जो है उनके पिता ने किस विषय की शिक्षा दी थी? तो चूंकि उनके पिता फारसी और संस्कृत के जानकार थे अच्छे, इसलिए उन्होंने जो है अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को फारसी एवं संस्कृत की शिक्षा दिया था। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था, आपको मैंने बताया था कि 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को डी.आर. राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन आंसर पर हम लोग आ जाते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और ये कहाँ अवस्थित थी? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन आंसर, और यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यदि आप इसका PDF नोट लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, मैं आपको इसका PDF नोट प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और ये कहाँ अवस्थित थे? तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम था गिरिव्रज, और यानी कि यह राजगिरी, गिरिव्रज ब्रैकेट में राजगिरी था। यह 5 पर्वतों के बीच स्थित था। इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय में नालंदा गांव में प्रवाड़िकों का आम्रवन था, और नालंदा जो है विश्वविद्यालय की कीर्ति, नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति पूरे एशिया में फैली थी। इसी गांव में एक धनी व्यापारी जिसका नाम था लेप धन, धान्य, आसन, रथ, सोना आदि द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने दान दिया था गांव के लोगों ने, तभी जाकर नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? तो नालंदा में जो है महावीर ने 14 वर्षों तक का, मतलब 14 वर्ष तक वर्षावास किया था। अगला प्रश्न है कि तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताई? तो तारानाथ जो है तिब्बत के एक विद्वान और इतिहासकार थे। उन्होंने नालंदा को साड़ीपुत्र का जन्मभूमि बताया है। अगला प्रश्न है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें। ये प्रस्तुत पाठ से क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आप खुद भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं जो कुछ शेष पार्ट में बचा हुआ है। तो आंसर है इसका, एशिया महाद्वीप में नालंदा विश्वविद्यालय जैसा उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र और कोई नहीं था। नालंदा बुद्ध के समय में कौशल, ज्ञान, शिल्प, कला एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था, और पूरे एशिया भर से छात्र यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे और नालंदा की प्रशंसा करते थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि नालंदा की वाणी पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय में नालंदा गांव में प्रवाड़िकों का आम्रवन था। नालंदा विश्वविद्यालय की कीर्ति पूरी एशिया में फैली थी, और इसी गांव में एक धनी व्यापारी लेप धन, धान्य, आसन, रस, सोना आदि द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। तो ये क्वेश्चन आपने समझा। अगला क्वेश्चन आप लोग समझिए कि अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावास किया? तो 14 वर्षों तक। आगे क्वेश्चन है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में विकसित हुआ और हर्षवर्धन के शासन काल में उन्नति को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि फाहियान कौन था? वे नालंदा कब आए थे? तो फाहियान एक चीनी यात्री था एवं एक लेखक था, और वे नालंदा 4वीं सदी में आए थे। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था और उस समय नालंदा की दशा क्या थी? तो हर्षवर्धन के समय हुएनसांग यानी युआनचांग नामक यात्री, जो चीनी यात्री था, वह भारत आए थे, और उस समय नालंदा काफ़ी विकसित एवं उन्नति के शिखर पर था। अगला प्रश्न है कि नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री ने किस ग्राम के आधार पर क्या बताया है? तो आंसर है इसका कि नालंदा के नामकरण के विषय में चीनी यात्री युआनचांग ने जातक कथा के आधार पर बताया है कि नालंदा जो बना है वह 9 अल दा से बना है,
जहां भगवान बुद्ध को पूर्व जन्म में तृप्ति नहीं मिली थी। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है, इसका आंसर है उदार जनता के दान से हुआ था। इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर भगवान बुद्ध को दान में दी थी। अगला प्रश्न है कि नालंदा के किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य है। नालंदा में किन 5 विषयों का शिक्षा दिया जाता था। तो नालंदा में जो निम्न 5 विषय का जो शिक्षा दिया जाता था जो कि अनिवार्य था, वह है पहला नंबर शब्द विद्या या व्याकरण, दूसरा नंबर हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, तीसरा नंबर चिकित्सा विद्या, चौथा नंबर शिल्प विद्या, पांचवा दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है कि ज्ञान दान की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर है कि ज्ञान दान का अर्थ ज्ञान का आदान प्रदान करना होता है। ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वो सीमा रहित व अनंत होता है। नालंदा के कई विद्वानों ने विदेश जाकर ज्ञान दान किया था। अगला प्रश्न है कि यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो 8वीं सदी में यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के भवनों के शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे तालाब थे, जिसमें सुंदर लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आमों के वृक्ष की छाया थी। यहाँ के भवनों का शिल्पकला को देखकर आश्चर्य होता था। तो ये सारा क्वेश्चन आंसर था जो मैंने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आप लोगों को बताया। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने डिस्कस किया जो लेखक से संबंधित था, उसका परिचय, और प्रस्तुत पाठ में लेखक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने क्या बताया, इन चीज़ों को भी मैंने डिस्कस किया। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे बन सकता है, और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था विषयनिष्ठ प्रश्न वो भी मैंने बता दिया आपको। तो यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।